मनाइए ये दिवाली सिलेक्शन वाली। इस बार आपके सपनों की तैयारी होगी 3 गुना दमदार, क्योंकि उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में आपको मिल रहे हैं उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्सेज के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो फिर देर ना करें और आज ही शुरू करें अपनी दमदार तैयारी उत्कर्ष ऐप के साथ। एनरोल नाउ। नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनों के साथ साथ अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और आप सभी को मेरी और उत्कर्ष परिवार की तरफ से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन दिवाली की छुट्टियों में आप लोग बहुत बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। कहीं ना कहीं छुट्टी मिली है, कुछ टाइम भी आप लोगों को मिला है, तो इस टाइम के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रिपरेशन को बहुत शानदार तरीके से और अंजाम दे रहे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कर भी रहे होंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूँ मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है 24 अक्टूबर से उत्कर्ष परिवार जो है वो आप सभी के लिए एक दिवाली का ट्रिपल धमाका लेकर आ चुका है, जो कि 24 अक्टूबर से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर आप सभी को उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर 90% का डिस्काउंट भी मिलने वाला है। साथ ही साथ आप सभी को 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी और साथ ही साथ रिकॉर्डेड कोर्स भी आप सभी को मिलने वाला है, जो कि होगा लाइव फ्रॉम द क्लासरूम के अंदर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा योद्धा बैच के बारे में। दोस्तों, योद्धा बैच जो है ये योद्धा बैच जो है वो एक्चुअल में शुरू तो 24 तारीख को हो रहा है, 24 नवंबर से हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं। बट उससे पहले ही मैं आप सभी को बता देता हूँ कि योद्धा बैच जो है वो आर्मी टेक्निकल वालों के लिए रहेगा, आर्मी एनए वालों के लिए रहेगा, आर्मी जीडी वालों के लिए रहने वाला है और आर्मी क्लर्क वालों के लिए रहने वाला है। फीस की बात करें तो दोस्तों 1700 रुपये और 1700 रुपये, 1000 रुपये और मात्र 1300 रुपये के अंदर आर्मी क्लर्क की भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑफर जो है 24 नवंबर से शुरू हो चुका है, 24 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और जो कि 3 नवंबर तक आप लोगों के लिए चलने वाला है, जिसके अंदर आप सभी को 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। चलिए, और अगर हम लोग बात करें आज के सेशंस की, तो चलिए मेरे दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और सभी देख पा रहे हैं कि अभी मैंने आर्मी के बारे में जिक्र किया और इस फोटो को देखकर आप पहचान पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं जो है इस बार दिवाली सिलेक्शन वाली दिवाली होने वाली है। उत्कर्ष जो है वो आप सभी के साथ डटकर काम कर रहा है ना, एकजुट होकर हम लोग सभी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप सभी से एलसीएम के बारे में पूछा जा रहा है और आप सभी जानते हैं एलसीएम जो पूछा जा रहा है वह एलसीएम जो है वो प्राइम नंबर का पूछा जा रहा है, वह एलसीएम जो है वो प्राइम नंबर्स का पूछा जा रहा है, सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म में पूछा जा रहा है, एक फ्रैक्शन फॉर्म में आप सभी से पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, एलसीएम जो पूछा जाता है तो ध्यान रखें 2 टाइप के नंबर्स होते हैं, एक तो होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। एक होता है अंश, दूसरा मेरे दोस्त होता है हर। अगर मैं अंश की बात कर लूँ तो अंश में नंबर आ जाएगा 2, 4, 5 और वहीं पर अगर मैं हर की बात कर लूँ तो वहाँ पर नंबर हो जाएगा 3, 9 और 6। 3, 9 और क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6 हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, डन। जो आप सभी से पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है एलसीएम, तो ऊपर वाले नंबर्स का आप लोग एलसीएम निकाल देंगे और जो नीचे वाले हर जो नंबर है उनका आप लोग क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। बस इतनी सी कहानी होती है, बस दोस्तों इतनी सी कहानी होती है। यही अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो ऊपर वाले जो नंबर होते हैं उनका आप लोग एचसीएफ निकाल रहे होते हैं और नीचे वाले नंबर को आप लोग एलसीएम निकाल रहे होते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो बस कुछ इस प्रकार से इसका मेथड रहता है, जिसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं और आप सभी तो इससे बहुत बार वाकिफ हो भी चुके हैं। चलिए 2 से फिर से काट देंगे और फिर लास्ट में जाके हम लोग इसको किससे काटने वाले हैं, 5 से काटने वाले हैं। 5 2 10 और 10 2 कितना हो गया 40, 10 2 20। चलिए, तो यहाँ कितना आ गया 20 सेकेंड। नीचे वाले नंबरों का 3 का, 9 का, 6 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो एक ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड करना है जो कि इन सभी को काट दे। सो वहाँ पर वो नंबर कितना आ जाएगा 3। सो योर आंसर विल बी 20/3। 20/3 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। 20/3, 20/3 बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, देख के घबराना मत, इतना बड़ा प्रश्न है क्या सर? तो मेरे दोस्त इतना बड़ा प्रश्न नहीं है, एक बार इसको रीड आउट करते हैं। 3 घंटियाँ जो है 36, 40 और 48 सेकंड के अंतराल पे बजती है। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू करती है। वे कितने समय या कितने समय के इंटरवल के बाद में एक साथ फिर से बजेगी? तो दोस्तों मैं आप सभी को फिर से याद दिला देता हूँ कि हम लोग जो है वो एलसीएम लेते हैं।
किस किस नंबरों का एलसीएम लेते हैं वो आप सभी को पता होना चाहिए। हम किसी धावक द्वारा कोई रेसिंग की अगर बात कर लें, धावक द्वारा एक सर्कल को कंप्लीट करने में लिया जो समय, उसका एलसीएम लेते हैं। एक ट्रैफिक लाइट्स वाला अगर क्वेश्चन आ जाए तो भी हम लोग क्या लेते हैं मेरे भाई, एलसीएम लेते हैं। और अगर हम लोग बात कर लें एक जगह और हम लोग जो घंटियाँ होती हैं उन घंटियों की अगर बात कर लें, घंटियों का टाइम पीरियड दे रखा हो तो उस केस पे भी हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, एलसीएम ही लेते हैं। ठीक है, घंटियों वाला प्रश्न भी एलसीएम से ही किया जाता है सॉल्व। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं मेरे भाई ये क्या कहता है कि एक घड़ी जो है, एक घंटी जो है वो 36 सेकंड से और दूसरी घंटी जो है वो 40 सेकंड के अंतराल से बजती है और तीसरी घंटी जो 48 सेकंड के अंतराल से बजती है। तो प्यारे दोस्तों आपको सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि आ गया 18, फिर आ गया 20 और फिर कितना आ गया 24। चलिए 2 से फिर से भाग देते हैं, 9 बार, 10 बार, 12 बार, फिर से हम लोग 2 से इसको भाग देते हैं, 9 बार, 5 बार और 6 बार, फिर से हम लोग 2 से भाग देते हैं, 9 बार, 5 बार, 3 और हम लोग अब 3 से भाग देने की कोशिश करते हैं, 3 या 9, 5, 1 और लास्ट में गया 3 एकम 3 और लास्ट में गया 5 एकम 5 से। चलिए मेरे दोस्त अब क्या करने वाले हैं, हम इस 5 को इस 2 से गुणा करने वाले हैं। तो 5 2 जा कितना हो गया 10, यानी 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 दूना 80 या 24 और ये कितना हो गया 720। तो आप क्या कहेंगे 720 सेकंड लगेंगे मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं उन सबको फिर से एक बार बजने में या उस जो टाइम पीरियड रहेगा मिलने का उसमें। डिवाइड बाय हम लोग 60 करते हैं ताकि मिनट्स में बदल जाए, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, मतलब योर आंसर विल बी 12 मिनट, है ना। कितना मिनट मेरे दोस्त 12 मिनट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आएगा। नोट करेंगे बहुत जल्दी से। तो मैंने आप सभी को लिखवा दिया है कि हम लोग कब कब एलसीएम लेते हैं, धावक वाले केस में लेते हैं, रेसिंग वाले केस में लेते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का प्लीज़ आप लोग सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है ये लीजिए। इसने बोल दिया है मैक्सिमम नंबर आप सभी को फाइंड आउट करने हैं। क्लास के अंदर 1001 जो है वो पेन आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं और करीब करीब 901 जो है 910 जो है वो पेंसिल आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो ये आपसे पूछ रहा है अधिकतम कितनी संख्याएं ऐसी मैं पेन और पेंसिल की ले सकता हूं जो पूरी क्लास में मैं इक्वली डिवाइड कर दूं, सभी में बराबर रूप से बांट दूं। ध्यान रखिएगा हमेशा, यदि आपको बड़ा आंसर चाहिए होता है, मैं आप सभी के लिए लिख देता हूं, वैसे तो सभी को पता है फिर भी लिख देता हूं। यदि आप लोगों को बड़ा आंसर चाहिए होता है तो हमेशा ध्यान रखिए, बड़ा आंसर चाहिए तो आप सभी को एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यदि आप सभी को छोटा आंसर चाहिए तो ध्यान रखिएगा इस केस में आप सभी को HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए, तो आपको छोटा आंसर चाहिए क्योंकि आप लेकर तो इतनी सारी पेंसिल लेकर आ रहे हो, पर डिस्ट्रीब्यूट जो करोगे वो छोटा छोटा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर से समझा देता हूँ, आप 100 लड्डू लेकर आ रहे हो, पर हर बच्चे को 200 लड्डू तो बांट नहीं सकते, आप 100 में से एक क्वांटिटी कम ही बांटेंगे। तो जब आपको छोटा आंसर चाहिए तो HCF निकालना होगा। चलिए, टेक योर टाइम, इसको सॉल्व करें। चलिए, तो यहाँ पर मेरे दोस्त अगर हम लोग बात करें, आपको HCF निकालना पड़ेगा और HCF आप लोग किस किस का निकालने वाले हैं, 1001 का और 910 का। ठीक है जी, मैंने आपको मेथड 1 भी बताया दोस्त, मेथड 2 भी बताया है, मेथड 3 भी बताया है और मेथड 4 भी बताया है। किसके लिए, HCF निकालने का मेथड्स है ना, ये सारे मेथड्स मैंने बताए मेरे दोस्त। पर मैं आपको यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ वो उस मेथड की बात करने वाला हूँ जिस मेथड का नाम था अंतर। अब डिफरेंस से भी आप लोग HCF ले सकते हैं। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस कितना आ गया 91, यही मेरा क्या होगा मेरे दोस्त, HCF होगा, यही HCF होगा। आप देख सकते हैं 91 की टेबल में 1001 आएगा और 91 की टेबल में 910 भी आएगा। तो मेरे दोस्त इसने क्या बोला है, प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम और बराबर बांटी जाए। तो बताइए, तो प्रत्येक छात्र को बराबर बांटी जाए, ठीक है कोई बात नहीं। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 91। कितना कितना बराबर बांटेंगे, 91 91 91।
अगर आप सभी से पूछ लिया जाए कि बताइए कलम कितनी बांटेंगे पर स्टूडेंट का, तो 1001 डिवाइड बाय 91, हम लोग इतना कहीं ना कहीं उनको कलम यानी पेन बांटेंगे। कोई बोलते पेंसिल कितनी बांटोगे, सो 910 डिवाइड बाय 91 यानी आप 10 पेंसिल बांट रहे होंगे हर एक व्यक्ति को, और 11 पेन बांट रहे होंगे हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट्स को। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और ये लीजिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए, शुरू हो जाइए, फटाफट से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ओके तो मेरे दोस्त कहानी सिंपल सी है कि दो संख्याओं का लसप और उनके मसप जो है वो उसका 44 गुना है। एक दे दिया है एलसीएम और एक दे दिया मेरे भाई एचसीएफ। एचसीएफ अगर x होगा तो एलसीएम कहीं ना कहीं 44x होगा, बस इतनी सी कहानी है। इसने यही तो कहा है दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो उनके एचसीएफ का 44 टाइम्स है, 44 गुना है ना, 44 टाइम्स है। उसने कहा है उनके लसप और मसप का योग ये है, उन्होंने कहा उनके लसप और उनके मसप का योग ये है, यानी 44x प्लस x, इन दोनों का टोटल कितने दे दिया है, तो टोटल दे दिया है 1125। मेरे दोस्त इन दोनों को ऐड करेंगे सो कितना हो जाएगा 45x इज इक्वल्स टू 1125। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा 1125 एंड डिवाइड बाई 45। चलिए इसको इससे काट देंगे, 45 दूना 90 हो गया, पीछे लगभग आपके पास बच जाएगा 10, 20 और 25 बच जाएगा, या इसको हम लोग चाहे तो 5 से काट देते थोड़ा इजी रहेगा। 5 9 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और ये हो गया हमारे पास से, फिर से काटेंगे 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, मतलब कितना है 25। उससे पूछ लिया बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी। आप सभी याद करें, ये मैंने कीवर्ड बताया था आप सभी को एक छोटा सा, कि जब कभी भी, ये एक छोटा सा कीवर्ड है कि जब कभी भी दो संख्याओं के बारे में बात हो तो आप क्या करेंगे, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर हमेशा किसके बराबर होगा, उन्हीं दोनों नंबरों के एलसीएम और उन्हीं दोनों नंबरों के एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर रहने वाला है दोस्तों, सही है। तो यहाँ पर पहले नंबर की अगर हम लोग बात करें तो पहला नंबर हमारे पास में कितना गिवन है, इफ़ 1 is 25, अगर पहला नंबर अगर 25 है तो दूसरा नंबर हम लोगों को आइडिया नहीं, दूसरा नंबर आप लोग x मान लीजिए। एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप लोग एलसीएम बोलेंगे 44 इंटू एक्स बोलेंगे, कितना बोलेंगे 24 इंटू 25 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना हो जाएगा, वो भी मेरे पास 25 हो जाएगा। चलिए सो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा 44 इंटू 25 इंटू 25 एंड डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 25। चलो इसको काट देते हैं, 25 चौके 100 बना देते हैं और वापस 25 चौके 100 बना देते हैं। सो योर आंसर विल बी 1100 ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम तुक्काराम मीडिया बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए इसे नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ताकि हम लोग अगले प्रश्न की तरफ मूव करें। और अगर आप सभी को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मेरे दोस्त आज ही कॉपी में लिख दीजिएगा, पहला नंबर दूसरा नंबर जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा उसी मल्टीप्लाई के बराबर होगा, यानी उन दोनों नंबरों के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के हमेशा दोस्तों बराबर रहने वाला है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अब जो टॉपिक है मेरे भाई वो मेंसुरेशन में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ कि भाई क्षेत्रमिति से अगर आप सभी से क्वेश्चन पूछ ले जाएं तो आप मेंसुरेशन से कैसे कैसे क्वेश्चन देख सकते हो। तो आई होप आप सभी रेडी होंगे और आप सभी को कहीं ना कहीं इसके फॉर्मूले याद होंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। सबसे पहला याद रखिएगा मेरे भाई, आपको कीवर्ड्स आप सभी को फॉर्मूले पता होने ज़रूरी है। आप सभी को फॉर्मूले पता होना जरूरी है। कौन कौन से फॉर्मूले, 2D के फॉर्मूले अलग होने चाहिए याद, और 3D के फॉर्मूले अलग याद होने चाहिए। आप सभी को डायग्राम्स अच्छे से पता होने चाहिए, है ना, डायग्राम्स अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि डायग्राम जो है वो आप कभी कुछ और बना रहे हो, कोई बोल रहा है आप लोगों से हेक्सागन बनाना है, आप पेंटागन बना रहे हो, कोई बोलते हैं आपको घन बनाना है, आप घनाभ बना रहे हो, है ना, कोई बोलते क्यूब है और कोई बोलते क्यूबॉइड है। तो कहने का मतलब इन सब के आपको डायग्राम अच्छे से आने चाहिए। क्वाड्रिलेटरल भी अलग अलग है, कोई बोलते हैं ट्रेपेजियम, आप रोम्बस बना रहे हो, है ना, ये सारे डायग्राम्स आप सभी को अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और थर्ड नंबर अगर हम लोग बात करें तो आपको सभी की प्रॉपर्टियाँ पता होनी ज़रूरी है। प्रॉपर्टी पता होनी सभी की डायग्राम्स की ज़रूरी है दोस्त, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास का सबसे जो मेंसुरेशन का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी के लिए सामने ये रहा। लेट्स स्टार्ट, एक बार इसको कोशिश करें जल्दी से। दो बराबर आयतनों के बेलनों की ऊंचाई का अनुपात यदि 1:2 दे दिया है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। लेट्स ट्राई।
चले आए। अब देखिएगा मेरे दोस्त, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दो बराबर आयतनों के देखो इसने एक नाम दे दिया यहाँ पे, दो बराबर आयतन के बेलनों की ऊंचाई का अनुपात। तो बेलन की ऊंचाई के अनुपात की बात कर रहे हैं, बेलन मतलब हो गया मेरे भाई सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो बराबर आयतन है, तो पहला सिलेंडर आप बना सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, दूसरा सिलेंडर आप लोग बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। दोनों के आयतनों की बात कर ले हैं तो इसका आयतन कितना हो जाएगा मेरे भाई, पाई r1 स्क्वायर h पाई r2 स्क्वायर h2। क्लियर, पाई आर स्क्वायर एच यही होता है। उसने क्या कह दिया कि उनकी ऊंचाई का अनुपात, यानी ये पाई से पाई तो गया, तो ऊंचाई यहाँ पर कितनी हो जाएगी 1 और यहाँ पर ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई 2। डन। दूसरा उसने कहा है उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो मेरे भाई r1 का स्क्वायर अलग ले लीजिए और यहाँ पर r2 का स्क्वायर अलग ले लीजिए। उसने कहा है दोनों का जो आयतन है वो बराबर है, तो दोनों को बराबर भी ले सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आ जाएगा r1 और यहाँ पर आ जाएगा r2 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/1। त्रिज्याओं का अनुपात r1/r2 इज इक्वल्स टू √2/1। √2/1 क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आत्माराम तुकाराम भिड़े बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने भी इस क्वेश्चन का जवाब दिया है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। टेक योर टाइम, अपना अपना उचित समय लीजिए और बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या आने वाला है जल्दी से। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और आप लोग देख पा रहे हैं जिस प्रकार इस प्रश्न ने कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। मेरे को दोस्त एक बात बताइए, जब आप समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं, इक्विलैटरल की बात करते हैं, तो सभी भुजाएं क्या रहेंगी, समान। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, 400√3 के बराबर है। चलिए √3 से √3 को कट कर देते हैं। सो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 इंटू 100 लिख सकता हूँ क्या, इस 400 को 4 इंटू 100, ताकि ए जो है वो अगले पर हम लोग रूट लगाकर ए स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर लिख दें और सीधी सीधी भुजा कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 10 यानी कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर। दैट्स इट। इसने पूछा उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। मैंने कहा परिमाप का मतलब बच्चा जानता है, चलिए नहीं जानते तो आज से जान लेंगे। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग जो होता है वो उसको परिमाप कहते हैं। तो मैंने कहा एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, जबकि सभी का मान अगर देखें तो 40 40 और इधर भी 40, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 3, 4 3 12 यानी 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आत्माराम तुकाराम भिड़े बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कहानी यहाँ तक सभी को, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। काफ़ी बच्चों ने आंसर इसका दिया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि एक क्यूबॉइड जो है उसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी है ना। जब कभी भी ऐसा एक नंबर दे दिया जाए 6 इंटू 9 इंटू 12 यानी जो मल्टीप्लाई की फॉर्मेट में है, तो मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, पहले नंबर को आप L कहेंगे, दूसरे नंबर को आप B कहेंगे और तीसरे नंबर को आप H कहेंगे। उसने कहा है विमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा घन और घनाभ का मतलब अलग है। घनाभ के अंदर अगर हम लोग बात करें तो घनाभ में मेरे दोस्त क्या क्या चीज़ें होती, तो आप कहेंगे सर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रहेगी। जबकि अगर हम लोग घन की बात करें तो उसके अंदर तीनों की तीनों भुजाएं जो है वो a इंटू ए ही रहता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसकी सभी भुजाएं अलग अलग होती है जबकि इसकी सभी भुजाएं एक समान रहती हैं, एक समान रहती है। ठीक है जी। इसलिए कहा है इसमें कम से कम कितने घन हम लोग बना सकते हैं। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, अगर घन की बात करते हैं तो एक ऐसा नंबर हो जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, समान हो। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई समान हो, तो इन सबका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक HCF निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, HCF, 6 का, 9 का, 12 का। तो आप सभी देख पा रहे हैं इसका HCF कौन हो जाएगा, 3। अब आपको क्या करना है, ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो मैंने कहा n निकालने के लिए क्या लिखते हैं, बड़े वाले का वॉल्यूम बट्टे में क्या होगा, छोटे वाले का वॉल्यूम। तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना है, 6 इंटू 9 इंटू 12,
छोटे वाले की अगर हम लोग बात कर ले तो उसकी भुजा कितना है 3 लंबाई, 3 चौड़ाई और 3 ही ऊंचाई। काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो ये कितना हो जाएगा 4 तिरी 12, 12 दूना 24। बिल्कुल, कितने ऐसे बॉक्स बनाए जा सकते हैं? 24 ऐसे बॉक्सेस बनाए जा सकते हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर नंबर ऑफ अगर आपको क्यूब बनाने हैं सो क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू बड़े वाले का वॉल्यूम बटे में छोटे वाले का वॉल्यूम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा कि किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या ये है, तो अंतिवर्त की त्रिज्या मुझे ज्ञात करनी है। मेरे दोस्त मैं आप सभी को बता देता हूँ, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर यानी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, एक समबाहु त्रिभुज में, प्लीज़ इस बात को गौर कर लीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज में जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, लाइक ए, तो उसके अंदर दो चीज़ें होती है। एक तो ऊंचाई होती है। समबाहु त्रिभुज की अगर ऊंचाई की अगर हम लोग बात कर लें, यानी उसके हाइट की अगर हम लोग बात कर लें, सो वो होता है √3/2 इंटू ए। यदि मैं इसके एरिया की बात करूं सो वो हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर मैं इसके पैरामीटर की बात कर लूँ सो वो हो जाएगा 3 इंटू ए। और हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? चलिए हाल फिलहाल तो यही ठीक है, हाल फिलहाल यही ठीक है। हाँ, एक चीज़ और भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग ये डायग्राम देखें तो आपको डायग्राम से पता लगेगा एक सर्कल अंदर और एक सर्कल बाहर है। तो जो अंदर वाला सर्कल है उसको इनर सर्कल हम लोग कह सकते हैं, है ना। उसकी त्रिज्या को हम लोग किससे लिखेंगे? छोटे आर से लिखेंगे। वहीं पर अगर बड़े वाली त्रिज्या की अगर हम लोग बात करें तो उसको कैपिटल आर से लिखेंगे। तो अंदर वाली त्रिज्या को अंतः त्रिज्या कहेंगे, बाहर वाली त्रिज्या को परि त्रिज्या कहेंगे। यहाँ तक एक बार जल्दी से इसे नोट करें। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग बड़े वाले रेडियस की, यानी बड़े वाले रेडियस जो दिखाई दे रहा है आप सभी को, इसको हम लोग बोलते हैं परित्रिज्या, यानी जो बाहर की तरफ बन रही है उसकी बात करते हैं। तो यदि आपको छोटा वाला आर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है a/2√3, और वहीं पर अगर आपको बड़ा वाला आर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ओनली 8a/√3 होता है। ठीक है जी, तो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरा, ये आपस में 2:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, एक दूसरे को काटती है ना। 2:1 में एक दूसरे को कट करती है। कौन? अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दोनों एक दूसरे का, इनर सर्कल वाला जो रेडियस है और बाहर जो आउटर सर्कल वाला है वो दोनों एक दूसरे को 1:2 में कट करता है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन एक्चुअल में था क्या जिसके पीछे हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा है? तो इसने कहा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त, किसी समबाहु त्रिभुज के, ये रहा परिवर्त दोस्तों जो बाहर की तरफ बन रहा है। परिवर्त की त्रिज्या अगर 8 है, यानी इसकी जो त्रिज्या ये 8 अगर दे दी है, ये भी 8 दे दी, ये भी अगर 8 दे दी है, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या मुझे ज्ञात करनी है। मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि कैपिटल आर और छोटे आर के अंदर जो रिलेशन होता है वो 2:1 का होता है। मैंने कहा इस 2 का वैल्यू 8 के बराबर, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया होगा 4 से, तो छोटे वाली रेडियस का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर से। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इसको बोलेंगे परित्रिज्या और इसको क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न है। रेगुलर हेक्सागोन की बात कर ली। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब ये होता है, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होगी, अंदर वाली भी बाहर वाली भी, ये भी भुजाएं क्या रहेगी? बराबर। यानी आप कह सकते हैं सर ये तो फिर इक्विलेटरल के बारे में बात करने वाला है, तो मैं कहूँगा हाँ एकदम आप सही समझ रहे हैं। ये इक्विलेटरल को एक बार को बताने की उस हिम्मत रखता है कहीं ना कहीं। ठीक है जी, चलो एक बार कोशिश करें। जो बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है एक बार कोशिश करो भाई, जल्दी से फटाफट। मैंने आपको हिंट दे दिया है, एक बार जल्दी से कोशिश करो। चलिए बहुत बढ़िया।
काफ़ी बच्चों ने जो है वो प्रैक्टिस की होगी। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर यदि इसने कहा है कि 2√3 भुजा वाले षटभुज का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, इसका मतलब ये जो भुजा है वो कितनी है 2√3, ये भुजा कितनी है तो आप कहेंगे फिर से 2√3। मैंने कहा ये अंदर वाली भुजा कितनी है तो आप कहेंगे सर ये तो 2√3 है। ये भी भुजा कितनी होगी 2√3, ये भी भुजा, कहने का मतलब सभी की सभी भुजाएं कितनी हैं 2√3। सो ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मैंने कहा ऐसे आपको कितने आप सभी को जो है ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। आपने कहा सर 1 2 3 4 5 और ये छठा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मैंने कहा अगर एक का एरिया बात करें तो एक का एरिया कितना हो जाएगा √3/4 × a², जहाँ पर ये भुजा की बात कर रहा है 2√3 की। सो √3/4 इंटू 2 इंटू √3 और उसकी पावर कितनी होगी 2। सो मेरे दोस्त फिर से इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं सो √3 / 4 इंटू 2 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर √3 से कट जाएगा स्क्वायर। सो फाइनली आंसर कितना आया 3√3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके, यहाँ पर हमें पता चला कि रेगुलर हेक्सागोन है तो ये तो एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है मेरे दोस्त। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। आपको कितने समबाहु त्रिभुज देखने को मिल रहे थे 6, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो 6 3√3 यानी 6 × 18 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बोलो कहानी क्लियर है। तो रेगुलर हेक्सागोन के बारे में ध्यान रखिएगा। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है उसके अंदर करीब करीब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनकर आएंगे। मैं आप सभी को 1-2 फॉर्मूले और भी लिखवा देता हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें सर्कल की तो सर्कल का एरिया होता है πr², परिधि यानी सरकमफ्रेंस 2πr। और अगर हम लोग बात करें किसी भी एक ट्रायंगल की, सो ट्रायंगल के अंदर पहले आप सभी पैरीमीटर निकाल के सेमी पैरीमीटर निकालने की कोशिश करें a + b + c एंड डिवाइड बाय 2 एंड देन उसका एरिया निकालना है। सो √s - b और s - c की कहानी हो जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। ये तो कोई भी त्रिभुज आ जाए उसके लिए आप लोग काम में ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। और क्या हो सकता है, हाँ अगर हम लोग बेलन की बात कर लें, सो बेलन के अगर वॉल्यूम की बात करें, बेलन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। अगर बात करें इसके CSA की तो वो हो जाएगा 2πrh। अगर वही बात कर लें TSA की सो 2πrh + 2πr², ठीक है जी। वही अगर हम लोग बात कर ले हैं कोण की मेरे दोस्तों, कोण का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो इसका 1/3 होता है, 1/3 πr²h। वही अगर हम लोग बात कर ले कर्व्ड सरफेस एरिया की, सो वो हो जाएगा हमारे पास में πrl। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात कर लें तो वो हो जाएगा πrl + πr²। चलिए, तो मेरे दोस्त यहाँ तक सारी जो कहानियाँ थी आई होप आप सभी को क्लियर होगी। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे दोस्त मैं नेक्स्ट सेशन में आप सभी के साथ में लेकर आने वाला हूँ। पर आप सभी को इतना ध्यान बता देता हूँ मेरे दोस्त, एग्ज़ाम होने के बाद रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। रिज़ल्ट जो भी आए हमें रुकना नहीं है दोस्त, चाहे सिलेक्शन हो चाहे सिलेक्शन नहीं हो। हमेशा एक बात याद रखना मेरे भाई, जहाँ पहुँच गए हैं उसे और मुझे आगे की तरफ जाना, उसकी तैयारी मुझे शानदार तरीके से करनी है। तो चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप सभी से कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और जय हिंद सभी को।